ठीक है, तो शुरू करते हैं। अच्छा, परसों मैंने आपको एक क्वेश्चन भी दिया था, याद है? ऐसा कुछ था शायद, एएम और जीएम टाइप का था। करा है किसी ने? उसमें कुछ कंडीशन भी थी शायद साथ में। नो मैम। नहीं हुआ मैम। नहीं हुआ मैम। क्या कह रहे हो? नहीं हुआ या हुआ? नहीं हुआ मैम। नहीं हुआ मैम। अच्छा, इसमें हमें मोनोटोनिसिटी और बाकी चीज़ों का पता करना था। और मेनली अगर क्वेश्चन आता है तो ये पूछा जाता है कि एन और बीएन जो सीक्वेंसेस हैं, या an+1 और bn+1, ये जो सीक्वेंस है ये सेम लिमिट पे कन्वर्ज करते हैं डिफरेंट, ये दोनों सीक्वेंसेस। और एक और क्वेश्चन इसमें बनता है कि कौन सा इसमें से मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, कौन सा मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है। तो ये सब बातें हमें पता करनी है इनके बारे में। तो देखो, अगर a1 ग्रेटर देन b1 दे रखा है तो हमें इसका ही यूज़ करना है। a2 जब हम निकालेंगे तो क्या आएगा, a1 + b1/2। अब क्योंकि b1 लेस देन a1 है, तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ इसको, b1 ये कंप्लीट लेस देन हो जाएगा a1 + a1/2। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, a2 इज़ लेस देन a1। ठीक है, और इसके बाद हम ये कर सकते हैं कि an+1 तो हमें ऐसे दे ही रखा है, हाफ ऑफ an + bn। और देखो एक बात और यहाँ से काम आएगी हमारे, ये am दे रखा है 2 नंबर्स का और ये gm दे रखा है। और हम इन जनरल क्या जानते हैं, इन जनरल मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ, कोई भी 2 नंबर्स लें an और bn, पॉजिटिव ही आएंगे क्योंकि पॉजिटिव नंबर्स पे कुछ ना कुछ ऑपरेशन लगा के आपको पॉजिटिव नंबर्स ही मिलेंगे, एडिशन, अंडर रूट। तो an और bn 2 पॉजिटिव नंबर्स हैं, तो पता है हमें कि इनका अरिथमेटिक मीन जो कि ये आएगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू होगा इनके ज्योमेट्रिक मीन से, an × bn। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, an+1 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू bn+1। ये सारा फॉर ऑल एंड बिलोंग्स टू नेचुरल काम चल रहा है। आप चाहें किसी तरीके से भी डिफाइन कर लो सीक्वेंस को। उस दिन मैंने सीक्वेंस दिया था इस तरीके से, an इज इक्वल्स टू an-1 + bn-1/2 ऐसे दिया था। वो कोई नहीं, एक आगे पीछे आप कर सकते हो, जैसे करना चाहो डिफाइन उस तरीके से कर दो। मैंने यहाँ अब an+1 करके डिफाइन कर लिया, an + bn/2, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, एक नंबर आगे पीछे करने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो an+1 जहाँ कन्वर्ज करेगा वहीं an कन्वर्ज करेगा, इसलिए। तो यहाँ हमें पता है कि an+1 हमेशा bn+1 से बड़ा है। ठीक है, और a2 लेस देन a1 आ चुका है। अब देखो यहाँ से हम निकालते हैं an+1 क्या है हमारे पास, an+1 an + bn/2 है, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, an ग्रेटर देन इक्वल टू bn। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, an+1 ये चीज़ ग्रेटर देन इक्वल टू किससे हो जाएगी, नहीं, bn लेस देन इक्वल टू है ना, तो ऐसे लिखते हैं इसको, bn इज़ लेस देन इक्वल टू an, और bn की जगह an लिख देंगे क्योंकि लेस देन इक्वल टू का रिलेशन है, डिवाइडेड बाय 2। सो an+1 इज लेस देन, ठीक है, an। ऊपर क्या आया था हमारा, a2 लेस देन an,
नीचे हमने देख लिया an + 1 इज़ लेस देन an, ये फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल काम चल रहा है। इसका मतलब जो an वाली सीक्वेंस है या an + 1 इस वाली सीक्वेंस है, मैम ये कैसे हो रहा है? क्या कैसे हो रहा है? मैम an + 1 तो an के बराबर हो जा रहा है। an + 1 an के कैसे बराबर हो जा रहा है? हाँ मैम ठीक है। हाँ, लेस देन इक्वल टू का रिलेशन आएगा ना। बस हमें इस बात का यूज़ करना है कि अरिथमेटिक मीन हमेशा दो नंबर्स का क्या होगा। bn डिनोट कर रहा था जियोमेट्रिक मीन को, an डिनोट कर रहा था अरिथमेटिक मीन को, तो bn इज लेस देन इक्वल टू an रहेगा, ये बात हमें पता है। ठीक है, उसी रिलेशन को यूज़ करके हमें यहाँ पे मिल गया an + 1 इज लेस देन इक्वल टू an। ठीक है, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा कि an मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल काम चल रहा है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, डिक्रीजिंग। ठीक, सिमिलर काम आप उसके लिए कर सकते हो bn के लिए। bn इस तरीके से डिफाइन किया था, bn + 1 √ an bn करके डिफाइन किया था, और हमें ये दे रखा था कि a1 इज़ ग्रेटर देन b1 विच इज़ ग्रेटर देन 0। तो bn + 1 ये पूरा bn के टर्म्स में लाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से b2 निकाल लो, b2 क्या आएगा a1 b1। सिमिलर तरीके से हम इसको भी प्रूव करेंगे, b1 लेस देन a1 है ना, तो a1 ग्रेटर देन b1 का इस्तेमाल करो, तो ये क्या हो जाएगा दिस थिंग, ये पूरा कंप्लीट a1 ग्रेटर देन b1 और b1 एज इट इज़, तो √b1² क्या हो जाएगा b1। ठीक है, तो b2 ग्रेटर देन b1 आ जाएगा। और सिमिलरली फिर उस ऊपर जैसे हमने रिलेशन इस्तेमाल किया था, क्या रिलेशन था, an + 1 वाला सीक्वेंस अरिथमेटिक मीन का था, bn + 1 वाला सीक्वेंस जियोमेट्रिक मीन का था, और इनके बीच में क्या रिलेशन होगा am और gm ग्रेटर देन इक्वल टू वाला। तो इनका यूज़ करके हम bn के लिए क्या ला सकते हैं, bn + 1 हमें ये डिफाइन करके दिया हुआ है an × bn। ठीक है, bn + 1 वाला ये सीक्वेंस दिया हुआ है। अब इस रिलेशन को यहाँ पे यूज़ करो, दिस इज़ ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल। तो अब यहाँ n + 1 करो चाहे n कर लो, क्योंकि हमारे n काम का है तो n ही करती हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, an इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू bn, इस रिलेशन को यूज़ करो, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, bn हमें लिखना है an ग्रेटर देन इक्वल टू bn, यानी an वाले को bn के टर्म्स में लिखना है, तो an ग्रेटर देन इक्वल टू bn यहाँ ब्रैकेट में मैं लिख लेती हूँ। तो ये चीज़ ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगी an इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू bn, तो यहाँ bn रिप्लेस कर देते हैं, तो ये √bn² क्या बन जाएगा bn बन जाएगा फिर से, तो bn + 1 ग्रेटर देन इक्वल टू bn आ गया। यहाँ से हमें क्या पता चलेगा कि bn एक मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। ठीक है, तो बस an मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस आई, bn मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस आई। अब बात आती है बाउंडेडनेस की। ठीक है, ये दो बातें हमारे पास आ चुकी हैं, अब बात करते हैं बाउंडेडनेस की। बाउंडेडनेस कैसे चेक करेंगे, एक मिनट रुक लो। b1 सीक्वेंस हमें किस तरीके से गिवन है, b1 लेस देन b2 लेस देन b3 एंड अप टू सो ऑन, इस तरीके से टर्म्स चल रही हैं, क्योंकि bn को अभी हमने क्या प्रूव किया है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग आएगा यहाँ पे। मैम bn का a1 होगा। ये ऐसे ऐसे चल रही हैं। हाँ, b1 हमें क्या गिवन था, b1 लेस देन a1 था ना, b1 लेस देन a1 था, और इसकी सारी टर्म्स a1 से कम आएंगी, क्यों,
आपने ऊपर जो लाइन लिखा है ठीक है। ठीक है। कौन सी लाइन? ठीक है मैम, ठीक है मैम, ठीक है। ठीक है ना, बाउंडेडनेस अब हम चेक कर रहे हैं। तो बी एन के बारे में हमें ये पता है, ए एन वाली सीक्वेंस के बारे में हमें ये पता है, A1 ग्रेटर देन A2 ग्रेटर देन A3 ग्रेटर देन A4। मतलब AN वाली मोनोटोनिकली डिक्रीज हो रही है और ये वाली मोनोटोनिकली इंक्रीज हो रही है। ऊपर मैंने गलती से डिक्रीजिंग यहाँ पे लिख दिया था, ठीक कर लो, क्योंकि BN तो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, AN वाली डिक्रीज हो रही है। ठीक है, और B1 और A1 में हमें क्या रिलेशन गिवन था, अब यहाँ से कनेक्ट करा जा सकता है। B1 A1 से छोटा बोला गया था, तो A1 वाला यहाँ लिखो, B1 लिख दिया मैंने ऐसे, A1 इज ग्रेटर देन B1। ठीक है, अब A1 इज लेस देन A2। ऊपर लिखी हुई दोनों इक्वेशंस जो लाइंस लिखी है उनका इस्तेमाल कर रही हूँ मैं। A4 ये सब कम आते जाएंगे। और B1 का क्या है, B1 इज लेस देन B2। यहाँ से कुछ गड़बड़ हो रही है क्या? मैम साइन में कुछ गड़बड़ है। हाँ हाँ, मैम BN लेस देन और इक्वल टू AN। तो मैम BN is always less than equal to A1। B1 is मैम BN लेस देन इक्वल टू AN और AN लेस देन A1। BN लेस देन इक्वल टू AN और AN हमेशा A1। तो मैम A1 से क्या हुआ, छोटा है। BN लेस देन और इक्वल टू A1 फॉर ऑल N। हाँ हाँ हाँ, ठीक तो है मैम ठीक है। BN बाउंडेड हो गया। हाँ, सो BN ये फॉर ऑल N बिलोंग्स टू नेचुरल होल्ड कर रहा है। हमें पता था AN मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग थी, तो ये रिलेशन तो होल्ड करेगा ही, और BN और AN में ये रिलेशन होल्ड कर रहा है, तो BN इज लेस देन इक्वल टू A1 हो गया। सिमिलरली हमें दूसरा रिलेशन लेके आना है। वो रिलेशन कैसे लेके आएंगे? AN इज ग्रेटर देन B1, इस तरीके से कुछ आ जाए अगर हमारा। मैम AN को बाउंड बिलो रखना है ना। AN को बाउंडेड बिलो रखना है ना। AN क्या था, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग था, तो उसको बाउंडेड अबव रखना है। नहीं, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग था। हाँ ठीक है ठीक है, हाँ हाँ, उसको बाउंडेड बिलो रखना है हमें। अब AN की बात हो रही है, बाउंडेड बिलो रखना है। इसके लिए सोचो क्या कर सकते हो। थोड़ा सा मैं और ऊपर कर देती हूँ इसको। इसको ग्रेटर देन इक्वल टू समथिंग दिखाना है, किसी एक पर्टिकुलर फिक्स टर्म से। देखो क्या कर सकते हो यहाँ पे, मैम AN को इस हाँ हाँ बोलो, अगर हो गया तो मैम बताओ। AN ग्रेटर देन और इक्वल टू BN और BN ग्रेटर इक्वल टू B1। BN इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू B1। हाँ, क्योंकि मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है ये वाला सीक्वेंस। तो AN किससे बाउंडेड अबव आ गया? B1 से। तो मेनली ये दो रिलेशन, हाँ ये बाउंडेड बिलो हो गया यहाँ से। यहाँ से ये इम्प्लाई कर रहा है बाउंडेड अबव, और ये इम्प्लाई कर रहा है बाउंडेड बिलो। यानी AN वाला बाउंडेड बिलो आ गया, BN वाला बाउंडेड अबव आ गया। तो यहाँ से हमें क्या पता चला, ऊपर हमने क्या दिखाया था, BN देखो बाउंडेड अबव आया है, और BN को हमने मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग शो किया था। बाउंडेड अबव प्लस मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, यानी BN कन्वर्ज कर रहा है। AN बाउंडेड बिलो आया है, और AN को ही हमने क्या प्रूव किया था, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग यहाँ से। ठीक है, तो बस हो गए AN और BN कन्वर्जेंट। अब बात ये है कि क्या ये सेम लिमिट पे कन्वर्ज कर रहे हैं, किस लिमिट पे कन्वर्ज कर रहे हैं ये निकालना तो पॉसिबल नहीं है, वो तो डिपेंड करेगा किस हिसाब से सीक्वेंस दिया है। लेकिन क्या ये सेम लिमिट पे कन्वर्ज कर रहे हैं?
अगर मान लें कि ये डिफरेंट लिमिट पे कन्वर्ज कर रहे हैं, लेट ए एन कन्वर्ज टू सम L1 और बी एन किसी L2 पे कन्वर्ज करे, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, ए एन गिवन है, ए एन क्या गिवन था, ए एन माइनस वन, अगर एन की टर्म्स में लिखेंगे तो ऐसे ही होगा, ए एन माइनस वन प्लस बी एन माइनस वन, ठीक है। ए एन ये था, लिमिट लगाएंगे अगर दोनों तरफ, कन्वर्जेंट तो हमारे आ चुके हैं, हमें ये मानना है कि ये दोनों किसी अलग नंबर पे अगर कन्वर्ज कर रहे हैं तो क्या देखें सेटिस्फाई हो रहा है, क्या हो रहा है, यहाँ से हमें ऑब्जर्वेशन लेना है। दोनों तरफ लिमिट अप्लाई की, एन अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी ए एन माइनस वन प्लस लिमिट एन अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी बी एन माइनस वन, ये क्या आ गया, L1 इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ, ये भी क्या आएगा L1 क्योंकि ये ए एन माइनस वन वाली टर्म है, प्लस L2 ये बी एन माइनस वन वाला सीक्वेंस है, ठीक है। यहाँ से हमें क्या मिलेगा, L1 माइनस L1 बाई टू इक्वल टू L2 बाई टू, ठीक है। L1 बाई टू लिया, यहाँ से क्या L1 बाई टू L2, तो इसका मतलब है L1 इज टू L2, यानी वो दो डिफरेंट लिमिट्स को नहीं एक ही लिमिट को कन्वर्ज कर रहे हैं। तो इसके बीच में अगर हम जनरल रिलेशन लेके आए तो ए एन एक ऐसा सीक्वेंस है जो बी एन से हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू है, क्योंकि ये अरिथमेटिक मीन वाला था और ये ज्योमेट्रिक मीन वाला था, ठीक है। और ये वाला सीक्वेंस मोनोटोनिकली डिक्रीज होते होते, ये वाला सीक्वेंस मोनोटोनिकली डिक्रीज होते होते एल पे जा रहा है, और ये वाला क्योंकि हमेशा लेस देन इक्वल टू था एन से, हाँ मुझे कंफ्यूजन है। बताओ। माइनस 1 टू द पावर n बाई n ये सीक्वेंस है वो तो जीरो में कन्वर्ज करेगा, हाँ लेकिन इस सीक्वेंस के बारे में मोनोटोन इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा। माइनस 1 टू द पावर n की बात कर रहे हो, माइनस 1 टू द पावर n या माइनस 1 टू द पावर n बाई n। अच्छा, तो किसी सीक्वेंस को कन्वर्ज करने के लिए मोनोटोन होना ज़रूरी नहीं है ना, मोनोटोनिसिटी नेसेसरी कंडीशन नहीं है। हमने क्या कहा था कि जो मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम हमने की है, मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम की है, उसकी स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ो। उसकी स्टेटमेंट क्या कहती है कि अगर कोई सीक्वेंस मोनोटोन है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग प्लस बाउंडेड अबव इम्प्लाइज कन्वर्जेंट। कन्वर्स के बारे में कोई बात नहीं की ना, यहाँ पे क्या है, आप कह रहे हो कि ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट है, तो आप कह रहे हो कि कन्वर्जेंट है तो मोनोटोन या बाउंडेड अबव होनी चाहिए या दोनों होनी चाहिए। तो कन्वर्स की बात नहीं की गई है मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम में, इफ़ एंड ओनली इफ कंडीशन नहीं है, बस एक साइड से इम्प्लाई हो रहा है ये। हाँ मैम, समझ में आ गया। हाँ, तो ये बातें बहुत ध्यान रखने वाली होती हैं, सफिशिएंट कंडीशन और नेसेसरी कंडीशन वाली। एक मिनट रुकना, मैं चार्जर लेके आऊँ। मैम सीक्वेंस तो ऑसिलेटरी होगा ना? हाँ, सीक्वेंस ऑसिलेटिंग है। नहीं मैम, ये सीक्वेंस तो जीरो पर कन्वर्ज कर रहा है। हाँ, ऑसिलेटिंग फाइनाइट है। हाँ नहीं, ओसिलेटिंग नहीं है। अगर ओसिलेटिंग होगी तो ना तो कन्वर्जेंट होगी ना डाइवर्जेंट होगी। हाँ, इसके टर्म्स ऑसिलेट है, पर इसको ऑसिलेटिंग की कैटेगरी में नहीं डाला जा सकता, क्योंकि ऑसिलेटिंग की कैटेगरी जो बनाई गई है वो नॉन कन्वर्जेंट सीक्वेंस के लिए बनाई गई है। और जो हम कल बात कर रहे थे वो वाली सीक्वेंस जिसमें हमने 0 लिमिट पॉइंट बना दिया था, वो भी ऑसिलेटिंग इनफाइनाइटली। हाँ, वो इनफाइनाइटली ऑसिलेटिंग है। जैसे 1 0 2 0 3 0 ये वाली सीक्वेंस ली थी ना हमने, इसका एक लिमिट पॉइंट क्या था, यानी लिमिट इंफीरियर जब हमने इसकी निकाल के देखी तो वो आ रही थी 0, और लिमिट सुपीरियर क्या बन रही थी, ये क्या होने लगा, लोडिंग होने लगा। हाँ,
एक सेकेंड, एकदम से बंद हो गया। रुको मैं दोबारा ओपन करती हूँ। लिमिट इन्फीरियर क्या आ रही थी? 0, और लिमिट सुपीरियर क्या आ रही थी? इनफाइनाइट मैम। इनफाइनाइट आ रही थी। कहने का मतलब क्या है? जो रिजल्ट है वो क्या कहता है कि अ सीक्वेंस इज डाइवर्जेंट, कोई भी सीक्वेंस डाइवर्जेंट होगी इफ एंड ओनली इफ लिमिट एन अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी, मतलब लिमिट सुपीरियर और इन्फीरियर के टर्म में बात करते हैं। इफ एंड ओनली इफ इसकी लिमिट इन्फीरियर इन्फिनिटी हो और लिमिट सुपीरियर, मतलब डाइवर्जेंट टू इन्फिनिटी वाला केस है ये। डाइवर्जेंट टू इन्फिनिटी कब होगी? लिमिट इन्फीरियर भी इन्फिनिटी हो और लिमिट सुपीरियर भी इन्फिनिटी हो। और डाइवर्जेंट टू माइनस इन्फिनिटी कब होगी? सीक्वेंस इज डाइवर्जेंट टू माइनस इन्फिनिटी इफ एंड ओनली इफ लिमिट इन्फीरियर माइनस इन्फिनिटी बने और लिमिट सुपीरियर भी माइनस इन्फिनिटी बने। जैसे इसका कोई एग्जांपल दे सकते हैं आप? नीचे वाली का माइनस एन होगा, क्योंकि उसकी लिमिट सुपीरियर भी माइनस इन्फिनिटी आएगी। ठीक है, -1 -2 -3 इस तरीके से टर्म्स बना के देखोगे, फिर डेफिनेशन लगाओगे जैसा मैंने बताया था, तो माइनस इन्फिनिटी इन्फीरियर लिमिट आएगी और सुपीरियर लिमिट भी। ठीक है, तो इन जनरल अगर हम इन 2-3 स्टेटमेंट्स को लिखना चाहें, तीसरी स्टेटमेंट कन्वर्जेंट वाले के लिए होती है, तो एक बार मैं इन जनरल बता देती हूँ। अ सीक्वेंस इज convergent to L if and only if limit inferior is equal to limit superior, n लिख लो भाई यहाँ पे, is equal to L। अब यहाँ L में हम इन्फिनिटी भी ले रहे हैं ताकि थोड़ा सा जनरलाइज कर दें, यानी कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट ऐसे लिख सकते हैं। वैसे तो इसको अलग लिखना चाहिए, पर एक शॉर्ट फॉर्म में, कॉम्पैक्ट फॉर्म में मैं लिख के दिखा रही हूँ कि कोई सीक्वेंस कन्वर्ज करेगी एल पे या डाइवर्ज करेगी एल पे। डाइवर्जेंट टू एल का मतलब है वो वाला केस, इन्फिनिटी वाला। डाइवर्जेंट टू इन्फिनिटी वाला मतलब उस केस में मैं एल को इन्फिनिटी मान रही हूँ या माइनस इन्फिनिटी मान रही हूँ। तो कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट और डाइवर्जेंट टू माइनस इन्फिनिटी, ये तीनों प्योर केस होते हैं जिसमें लिमिट इन्फीरियर और लिमिट सुपीरियर बराबर आते हैं उसी नंबर के, या तो वो इन्फिनिटी होगा या माइनस इन्फिनिटी होगा या कोई फाइनाइट नंबर होगा जैसे एल। ठीक है, तो लिमिट इन्फीरियर और सुपीरियर अगर अलग अलग आ रहे हैं तो आप सीक्वेंस को ऑसिलेटिंग वाली कैटेगरी में डालेंगे। तो आप लिख सकते हैं लिमिट सीक्वेंस इज ऑसिलेटिंग। एक तो फाइनाइट वाला केस बना सकते हैं यहाँ पे, एक इनफाइनाइट वाला केस बना सकते हैं। फाइनाइट के केस में क्या होगा? लिमिट इन्फीरियर या तो फाइनाइट आ जाएगी या लिमिट सुपीरियर फाइनाइट आ जाएगी, यानी इन दोनों में से कोई, अच्छा फाइनाइट वाला केस बना रहे हैं ऑसिलेटिंग फाइनाइटली, तो इनमें से दोनों फाइनाइट आएंगी, L1 और L2 दोनों अलग अलग आएंगी, मतलब L1 और L2 दोनों बराबर नहीं होंगे। अगर ये बराबर हो जाते तो ये कन्वर्ज कर जाती। इनफाइनाइट ऑसिलेटिंग के केस में क्या होगा? लिमिट सुपीरियर या लिमिट इन्फीरियर, इन दोनों में से कोई एक क्या होगी? प्लस और माइनस इन्फिनिटी हो जाएगी। एक फाइनाइट भी हो सकती है और एक प्लस माइनस इन्फिनिटी भी हो सकती है। मतलब इसमें केस क्या बन सकता है? एक माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी हो जाए, ये इसी के अंदर आएगी इनफाइनाइट ऑसिलेटिंग में। एक माइनस इन्फिनिटी हो जाए, दूसरा इन्फिनिटी हो जाए। एक माइनस इन्फिनिटी हो जाए, दूसरा कुछ फाइनाइट नंबर हो जाए। एक कुछ फाइनाइट नंबर हो जाए, दूसरा इन्फिनिटी हो जाए। ठीक है, इस तरीके से केसेस बन सकते हैं लिमिट ऑसिलेटिंग के अंदर। तो कल हम जो सीक्वेंस देख रहे थे वो कौन सी कैटेगरी में आएगा? वो इस कैटेगरी में आ जाएगा, एल इन्फिनिटी वाली कैटेगरी में, क्योंकि उसमें क्या था? L = 0 था और
इन्फिनिटी उसकी लिमिट सुपीरियर थी। ये इन्फीरियर वाली लिमिट्स लिखी है मैंने, ये सुपीरियर वाली लिमिट। इन्फीरियर और सुपीरियर ने मतलब 3-4 रिजल्ट्स में ही सारा सम अप कर दिया सीक्वेंस को, हर टाइप की सीक्वेंस को। ठीक है, और भी कुछ दिया था कल करने को? दो क्वेश्चन दिए थे मैम। हाँ बताओ, वो पहले डिस्कस कर लेते हैं फिर आगे करते हैं। 1 मिनट रुको। मैम बताओ मैम, अगर ऐसे एक सीक्वेंस कंसीडर किया जाए 1 -1 2 -2 ऐसे, तो मैम ये ऑसिलेटरी होगा या डाइवर्ज होगा? इसकी लिमिट इन्फीरियर क्या आएगी? ऑसिलेटरी इनफाइनाइट होगा। माइनस इन्फिनिटी आएगी ना। हाँ, ऑसिलेटिंग इनफाइनाइट होगा क्योंकि इसकी लिमिट इन्फीरियर क्या आ रही है? माइनस इन्फिनिटी। और लिमिट सुपीरियर क्या आ रही है? इन्फिनिटी। तो ये देखो कौन सा केस बन गया? ये वाला केस बन गया। ये केस नंबर 1 यहाँ पे लिख लो आप चाहें। ये फर्स्ट केस था, ये सेकंड केस था, ये थर्ड केस था। केस में बताया ठीक है मैं -1 की पावर 1 बाय -1 -1 2 4 ऐसे चलती जा रही है। अच्छा, इसमें प्लस और माइनस में आ रही है तो ग्रुपिंग करके भी देख सकते हो आप, उसको थोड़ा अच्छे से ऑब्जर्व करने के लिए। पर हमें निकालना है लिमिट इन्फीरियर। लिमिट इन्फीरियर बाय डेफिनेशन क्या था? पहले आप इनफीमम्स का सेट बनाओ। इसके अंदर कैसे? इनफीमम वालों का सेट बनाओ। an +1 an +2 डॉट डॉट डॉट। लिमिट इन्फीरियर सुपीरियर से ही हमें पता चलेगा ना कि ये कन्वर्जेंट है या ऑसिलेटिंग है या क्या बिहेवियर है इसका। ठीक है, तो ए फर्स्ट हम हटाएंगे तो क्या बनेगा? बताओ, -1 हटा दिया, अब क्या बन रहा है इनफीमम? -1/3 बन रहा है ना। -1 हटा दिया हमने। अब क्या करना है? A2 A3 A4 इन सब का इनफीमम निकालना है। अब बताओ, इनमें से -1 हटा दिया अगर, -1/3 मैम। ये हटा दिया तो -1/3 बन जाएगा। n = 3 के लिए क्या बनेगा? A3 A4 A5 बताते जाओ फटाफट। अब तो बहुत इजी है। -1/5 बनेगा, नो डाउट। क्लियर है ना ये बात सबको? हाँ, किसी को ना क्लियर हो तो बता देना। इनफीमम देखने हमें बस। पहला हटा दिया, दूसरा हटा दिया। 1 सेकेंड, n = 3 हटाया है हमने। 1 2 3, हाँ -1/3 हटा दिया ना। इस केस में शायद वही बन रहा था। हमने -1 हटाया, सेकंड हटाया, फर्स्ट हटा दिया। हाँ, इन दोनों के सेम बनेंगे, वो तो खैर कुछ नहीं है। इसका भी -1/3 बनेगा। ध्यान से देखो, n = 4 करेंगे तब हम शुरू की 3 टर्म्स हटा देंगे, फिर 1/4 से स्टार्ट होगा। देखो
A4 A5 इसका बनेगा -1/5। तो ये कई बार रिपीट भी होंगे, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अल्टीमेटली हमारा सेट किस टाइप का बन जाएगा, उसका हमें लास्ट में जाके सुप्रीमम लेना होता है। लिमिट इन्फीरियर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, लास्ट में जाके सुप्रीमम लेते हैं। किनका, इनकी जो कलेक्शन बनेगी, ये इनफाइनाइट कलेक्शन बनेगी, इनका सुप्रीमम लेना है। -1 -1/3 फिर से -1/3। तो खैर सेट बनाना है तो रेपिटेशन तो अलाउड है नहीं, तो इस सेट का सुप्रीमम ले लो। -1/5 -1/7। अब बताओ क्या आएगा सुप्रीमम, -1/9 ... सुप्रीमम निकालना है हमें सेट का। जीरो आएगा मैम। ज़ीरो ही आएगा क्योंकि -1 सबसे छोटा है, उसके बाद टर्म्स बढ़ती चली जा रही हैं और बढ़ते बढ़ते ज़ीरो एक ऐसा नंबर है जो हर एक टर्म से बड़ा होगा। ज़ीरो के अलावा ऐसा कोई नंबर नहीं है, ज़ीरो से छोटा मतलब ऐसा कोई नंबर नहीं है, तो सुप्रीमम ज़ीरो आएगा। सिमिलरली जब आप चेक करोगे, अब तो चेक कर लोगे ना, अब सुप्रीमम्स का कलेक्शन बनाना है तो मैं एक आइडिया दे देती हूँ। जब सुप्रीमम का कलेक्शन बनाओगे, इस सेट का सुप्रीमम का कलेक्शन बनाओगे तो पहला सुप्रीमम आएगा 1/2, फिर दूसरा सुप्रीमम आएगा 1/4, फिर 1/6। ठीक है, उस कलेक्शन का इन्फीमम आपको लेना है, उस कलेक्शन का इन्फीमम लेना है। लिमिट सुपीरियर an किसका, 1/2 1/4 1/6, ये जो कलेक्शन बनेगा इसका इन्फीमम लेना है। इसका इन्फीमम क्या आएगा, जीरो मैम। अब आप ही बताओ, ये ऑसिलेटिंग है कि कन्वर्जेंट है? कन्वर्जेंट मैम। मैम कन्वर्जेंट तो है, लेकिन इसका एलिमेंट ऑसिलेट कर रहा है। एलिमेंट तो ऑसिलेट कर रहे हैं, लेकिन ऑसिलेटिंग की कैटेगरी में नहीं डाल सकते हम, कन्वर्जेंट की कैटेगरी में आएगा। ऑसिलेटिंग वाली कैटेगरी डाइवर्जेंट में आती थी ना, तो अगर ये कन्वर्जेंट हो गई तो इसको डाइवर्जेंट ऑसिलेटिंग वाले में नहीं डालेंगे। टर्म्स ये कह सकते हैं ऑसिलेटिंग नेचर की है, एक बार प्लस में आ रही है, एक बार माइनस में आ रही है, एक बार प्लस में आ रही है, एक बार माइनस में आ रही है, पर ऑसिलेटिंग नहीं बोलेंगे। डेफिनेशन जो ऑसिलेटिंग की है वो कुछ और कहती है, वो ये कहती है कि इसका बिहेवियर नॉट कन्वर्जेंट टाइप का हो, तभी ऑसिलेटिंग बन जाएगी। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़े। हाँ मैम। डेफिनेशन दोबारा पढ़ना एक बार ऑसिलेटिंग की, चाहे मैं तुम्हें अच्छे से भेज भी दूंगी किसी बुक की फ़ोटो से, वहाँ से देखना। मैम ऑसिलेटिंग डेफिनेशन है, अगर कोई सीक्वेंस ना कन्वर्जेंट हो ना डाइवर्जेंट हो, ऑसिलेट बोलेंगे। हाँ, वही तो बात है ना, जब वो कन्वर्जेंट नहीं होती तब तो उसके बाद ऑसिलेटिंग का बिहेवियर। मैंने कहा था कि ऑसिलेटिंग अलग अलग बुक्स के हिसाब से होता है, जैसे मैंने जो पढ़ाया है उसमें डाइवर्जेंट की कैटेगरी में ही ऑसिलेटिंग डाल देते हैं, पर कई बुक्स में डाइवर्जेंट अलग बताया जाता है, ऑसिलेटिंग अलग बताया जाता है। ठीक है, तो अलग अलग बुक्स का अलग अलग हिसाब है, लेकिन एक बात तो साफ है कि ऑसिलेटिंग कन्वर्जेंट नहीं होती। जो नॉट कन्वर्जेंट बनेगी उसी में से या तो डाइवर्जेंट बन जाएंगी सीक्वेंस या ऑसिलेटिंग बन जाएंगी। तो ऑसिलेटिंग और डाइवर्जेंट हमेशा नॉट कन्वर्जेंट टाइप की सीक्वेंस होती हैं। हाँ मैम, क्लियर हो गया। ठीक है, अब 2-3 थ्योरम्स हैं जिसकी हेल्प से ज़्यादातर क्वेश्चंस निकल जाते हैं, एग्ज़ाम में भी आ जाती हैं। ये जो मैं करा रही हूँ ये आती तो बहुत रेयरली, शायद ही कभी आई होगी, मुझे लगता नहीं कभी आई है सिज़ारोस थ्योरम, पर ये हर जगह हर बुक में दे रखी होती है, तो कर ही लो इसको। अगर कोई सीक्वेंस एन ए पे कन्वर्ज कर रहा है और बी एन कोई सीक्वेंस है जो बी पे कन्वर्ज कर रहा है, देन अगर ऐसा सीक्वेंस बनाया जाए, किस तरीके से बनाया गया इसको, ए की तो पहली टर्म रखी बी एन रखा, फिर ए की दूसरी टर्म रखी bn-1 रखा, फिर ए की तीसरी टर्म रखी n-2 रखा, इस तरीके से रखते चले गए और an-b1 लास्ट टर्म बनेगी इसकी, डिवाइडेड बाय n। ये ए बी पे कन्वर्ज करता है,
ये किस पे कन्वर्ज करता है? ए बी पे। इसके ना तो मुझे कोई क्वेश्चंस मिले हैं कहीं बुक वगैरह में, बाकी इसको एग्जाम्पल के थ्रू आप देख सकते हैं, या तो कोई एग्जाम्पल या तो सोचो इसका। जितना मैंने आज तक सीक्वेंस किया ये थ्योरम कहीं यूज़ नहीं हुई, बाकी हो सकता है टिफर वगैरह में इसके क्वेश्चन कभी आए हों। ठीक है, इसका मिलेगा एग्जाम्पल तो मैं बताती हूँ, अभी देखती हूँ मैं। और अब इसके बाद आती है स्टोल्स। हाँ हाँ, आवाज़ कट रही है तुम्हारी। फिर से बोलो, आवाज़ कट गई थी। मैम बता रहे हैं कि हमारे सेंटर में भी ये थ्योरम था लेकिन नहीं मिला। कहाँ नहीं मिला? कोई आवाज़ क्लियर नहीं आ रही, लिख के बता दो। मेरी तो क्लियर आ रही है ना सबको? यस मैम, आपकी तो क्लियर है। हाँ देखो, अब स्टोल्स थ्योरम क्या कह रखी है, ये तो बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है एग्ज़ाम में, इसका यूज़ भी आया है, क्वेश्चंस इस पे बेस्ड आए हुए हैं एग्ज़ाम में आपके। देखेंगे अभी हमें एक दो क्वेश्चंस। एक्स एन और वाई एन दो सीक्वेंस है, वो इन दो कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हैं। लो, लाइट ही चली गई, पता नहीं अब कितनी देर तक क्लास चल पाएगी, बैटरी भी नहीं है इसमें। देखो, एक्स एन और वाई एन दो सीक्वेंसेस दे रखे हैं, वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। पहली कंडीशन है वाई एन इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, यानी ये जो वाई एन सीक्वेंस है वो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है। ठीक है, और वाई एन कैसा मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है? इन्फिनिटी को अप्रोच करे एज एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। ठीक है, मतलब मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग तो ये सीक्वेंस भी है, कांस्टेंट सीक्वेंस, पर ये तो इन्फिनिटी को डाइवर्ज नहीं करता ना, तो इस टाइप का मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस होना चाहिए जो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमें स्ट्रिक्टली मोनोटोन लेना है और इन्फिनिटी को डाइवर्ज करे। दूसरी बात ये कह रखी है, दूसरी बात तो एकदम रिजल्ट ही है। देखो, अगर वाई एन ऐसा आपको मिल गया जो इन कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा, तो आपके पास ये कंडीशन आएगी कि लिमिट एन अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी एक्स एन बाय वाई एन अगर आपको निकालनी है तो वो बराबर आएगी लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी माइनस एन माइनस डिवाइड बाय माइनस वाई एन माइनस 1 किसी एल के। अब ये एल कुछ फाइनाइट भी हो सकता है, ये स्टोल्स थ्योरम की खास बात है कि ये फाइनाइट भी करती है, और इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी टाइप का भी हो सकता है। ठीक है, तो ये इन्फिनिटी भी हो सकता है और फाइनाइट क्वांटिटी भी हो सकती है। ठीक है, इस पे बेस्ड एग्जांपल देखते हैं जब तक हमारी बैटरी रुक जाए। आजकल लाइट बहुत जा रही है। अगर हमें ये निकालना है, एक मिनट, आपको एक सीक्वेंस दी गई है 1/√n 1/√2 प्लस √4 प्लस √4 प्लस √6 प्लस अप टू सो ऑन 1/√2n प्लस √2n प्लस 2। ये कहाँ पे कन्वर्ज करेगी ये निकालना है आपको। तो आप xn को क्या लेंगे और yn को क्या लेंगे? yn को क्या लिया जा सकता है? बहुत सिंपल सा ले सकते हैं आप yn को। मैम हाँ,
मैम एक्सएन का ऊपर कोई कैटेगरी नहीं है इस थ्योरम में। एक्सएन की कोई कैटेगरी नहीं है, एक्सएन कुछ भी हो सकता है, बस वाईएन पे कंडीशन है, ये खास बात है। वाईएन मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होना चाहिए, ये खास बात है। तो बस हमारे पास ये रिलेशन होल्ड कर जाता है, क्योंकि अब ये सीक्वेंस इतना टेढ़ा मेरा है, इसकी डायरेक्ट लिमिट नहीं निकाली जा सकती। आप डायरेक्ट लिमिट निकालने चलेंगे, आप सोचेंगे इसमें कॉशीज फर्स्ट थ्योरम लगा दे, रूट एन मल्टीप्लाई रूट एन डिवाइड करके, वो नहीं लग पाएगी। कई बच्चे ये कर देते हैं, रूट एन से डिवाइड कर दिया और रूट एन से मल्टीप्लाई अगर मैं कर दूं तो ये बन जाएगा ना, रूट एन ऊपर रूट एन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन कॉशीज फर्स्ट थ्योरम में ये कहा जाता है कि ये A1 को रिप्रेजेंट करनी चाहिए, ठीक है। इसके अंदर सारा n इक्वल टू 1 होना चाहिए, पर यहाँ पे आप न्यूमरेटर में देख रहे हैं रूट एन की टर्म आ रही है, इसलिए ये प्रॉब्लम करेगी। तो आप कॉशीज फर्स्ट थ्योरम इस टाइप के सीक्वेंस पे नहीं लगा सकते। अगर आप स्टोल्स थ्योरम लगाने चलेंगे तब भी आपकी हालत टाइट हो जाएगी, थोड़ा मुश्किल काम है। तो ऐसे सीक्वेंसेस के केस में स्टोल्स थ्योरम बड़ी हेल्पफुल होती है। तो बताओ वाई को मैं क्या लूँ? वाई एन को अगर मैं रूट एन ले लूँ तो काम बन नहीं जाएगा, वाई एन इज इक्वल टू रूट एन। और एक्स एन को क्या लिया जाए? एक्स एन को यही सीक्वेंस ले लिया जाए जो ब्रैकेट में पड़ा है, 1/√2 + √4, √4 + √6, ठीक है। क्योंकि वाई एन डिवाइड हो रहा है ना नीचे, तो ये जो नीचे डिवाइड में है इसको वाई एन मान लो। अब देखो क्या होगा, इसकी लिमिट बराबर आएगी, इन्होंने निकालने को बोल रखा है लिमिट एन अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी एक्स एन ओवर वाई एन, क्योंकि रूट एन डिवाइड में है, जो भी डिवाइड में पड़ा हो उसको वाई एन मानना है। अब वाई एन मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हर एक टर्म पिछली वाली टर्म से स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, और इन्फिनिटी पे इसकी लिमिट इन्फिनिटी जा रही है, ठीक है, सारी कंडीशन सही चल रही हैं। तो इसकी लिमिट किसके बराबर आएगी? xn - 1 डिवाइडेड बाय yn - yn - 1, ठीक है। तो xn - 1 जब आप करेंगे तब क्या आएगा? नीचे तो देखो ये आ जाएगा रूट एन माइनस रूट एन माइनस 1, ठीक है। ऊपर क्या बनेगा? एक आइडिया ले लो, अच्छा xn - 1 क्या बनेगी? xn तो हमें गिवन है, xn - 1 क्या बनेगी? √2 + √4, √4 + √6। n की जगह n - 1 रिप्लेस कर दो, यहाँ पे n की जगह n - 1 रिप्लेस करेंगे तो आंसर इसका है 1/√2। आ गया 1/√2 या कुछ अलग आ रहा है? 1/2 आया। अच्छा देखते हैं एक बार सॉल्व करके। ये बनेगा, ये बनेगी xn - 1 टर्म, और xn वाली कुछ ये बन रही थी, शुरू वाली टर्म सेम थी और फाइनली ये वाली टर्म भी आएगी इसमें, प्लस जाके हो रहा था ये 1/√2n + √2n + 2। यानी जब xn में से xn - 1 माइनस करेंगे हम तो क्या बनेगा? ये वाली सारी टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, केवल ये टर्म बचेगी, ठीक है। मतलब जो लास्ट वाली टर्म है वो बचेगी, करके देख लेना, बहुत सिंपल सा काम है। तो ये बचेगी √2n + √2n + 2, इसको हमें सॉल्व करना है। अब नीचे जब इस टाइप का रैश आ जाए ना, देखो लिमिट इस पे अप्लाई करो इन्फिनिटी, ऊपर अप्लाई करेंगे तो 1/∞ + ∞, तो 1/∞ 0, और नीचे क्या बन रहा है? इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म। अब इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म होती है इनडिटर्मिनेट फॉर्म। इस टाइप के अंडर रूट वाले केसेस को सॉल्व करने के लिए हम किसका हेल्प लेते हैं? रैशनलाइजेशन की। तो यहाँ पे हमें नीचे वाले को रैशनलाइज करना पड़ेगा, तब बात बनेगी। नीचे वाले को रैशनलाइज करने के बाद क्या बनेगा? √2n + 2। हाँ ठीक है, नीचे ये पड़ा था 1/√10 - 1/√10 - 1, मैं इसको कर रही हूँ रैशनलाइज, √n + √n - 1, √n + √n - 1। इसको फटाफट सॉल्व करके मुझे आंसर बताओ। हल्का सा मैं सिंप्लीफाई भी कर लेती हूँ। √n + √n - 1,
ये जब देखो इसका स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टाइप का बन रहा है ये। सॉल्व करो इसको, ये तो ये बन जाएगा और ये वाला टर्म बनेगी 1। ये जो नीचे जितना भी पड़ा है ये पूरा कंप्लीट 1 बन जाएगा। इसको आपको सॉल्व करना है। देखो मैंने इतना काम करके दे दिया आपको, सॉल्व करो इसे। रूट एन कॉमन लो, कैच द लीडर करो, जैसे करना है करो। सबका आया या सॉल्व करूं बताओ? जिसको लग रहा है हो जाएगा तो कर सकता है साथ में सॉल्व। एकता हुआ आपका? नहीं मैम। मेरा भी नहीं हुआ मैम। हाँ कराती हूँ मैं। कैच द लीडर कर लो। देखो सबसे अच्छा तो कैच द लीडर मुझे लगता है, लेकिन चलो एक बार रूट एन कॉमन ले लेते हैं। रूट एन ऐसा है जो ऊपर नीचे हर जगह आ रहा है, तो रूट एन को कॉमन लोगे ऊपर से तो क्या बनेगा? ऊपर रूट 1 प्लस 1 माइनस 1/n, ठीक है। नीचे बनेगा रूट 2 प्लस 2/n। क्लियर है सबको? ये रूट एन बाहर निकाला मैंने, बाकी जो पड़ी थी चीज़ें सब अंदर है। अब इन्फिनिटी पे लिमिट अप्रोच करेंगे तो क्या आएगा? ऊपर आ जाएगा 2 और नीचे आ जाएगा 2√2। आंसर क्या बन गया? 1/√2। ठीक है, ये काम मिनटों का होता है, समझाने में इतना टाइम लग गया। एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन आया फटाफट हो जाएगा आपका। इस टाइप का कुछ आया भी हुआ है एग्ज़ाम में, अभी देख लेंगे वो मिलेगा तो। दूसरी बात आप क्या कर सकते थे दूसरे तरीके से? ऊपर और नीचे से लीडर कैच करते। नीचे देखो, ऊपर देखो, रूट एन और रूट एन, 2 बार रूट एन आ रहा है। पहले वाले रूट एन का कोफिशिएंट 1 है, दूसरे वाले रूट एन का कोफिशिएंट भी 1 है, तो ऊपर कोफिशिएंट 2 है टोटल। नीचे टोटल कोफिशिएंट देखना है। ऊपर नीचे वाले पहले वाले देखो, रूट एन का कोफिशिएंट √2 है, दूसरे वाले रूट एन का कोफिशिएंट √2 है, तो √2 प्लस √2, नीचे ये बन जाएगा, ये क्या बन गया? 2/2√2, तो ये बन गया हमारे पास 1/√2 आंसर। क्लियर है? यस मैम। बस बहुत इजीली लीडर कैच करने होते हैं। थोड़ी इसकी प्रैक्टिस कर लो, और अभी कर रहे हो प्रैक्टिस तो दोनों तरीके से करके देखो, क्योंकि किसी भी तरीके में गलती हो सकती है। आंसर वेरीफाई कर लिया करो साथ साथ। अभी प्रैक्टिस के लिए आपके पास टाइम है। एग्ज़ाम में सिर्फ वो करना जिसमें आप अच्छे हो। एग्ज़ाम में ये नहीं होता कि इस तरीके से भी कर लिया, उस तरीके से भी कर लिया, वेरीफाई कर लिया, इतना टाइम तो होता नहीं है। तो अभी जितने एक्सपेरिमेंट कर सकते हो कर लो। तो ये है मेनली। इसमें एक क्वेश्चन ऐड किया हुआ है मैंने, 2-3 क्वेश्चन है खैर, इसके जाके देख लेना। असाइनमेंट जो थी वो वाली कंप्लीट कर लेना कल तक। 5th असाइनमेंट है शायद, हाँ 5th असाइनमेंट, उसमें इस टाइप के क्वेश्चंस हैं, वहाँ से कर लेना। ठीक है, आगे देखते हैं। एक मेथड आता है लिमिट ऑफ सम, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इसमें क्या होता है, वर्किंग रूल लिख लो इसको करने का, फिर हम समझेंगे एग्जाम्पल से कि इसको किया कैसे जाता है। सबसे इजी होता है, अगर ये अप्लाई हो जाए ना तो काफ़ी इजी होता है। थोड़ा बहुत इंटीग्रेशन के बारे में आपको पता होना चाहिए, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। आपके पास कुछ इस टाइप का दे रखा होगा फंक्शन की लिमिट n अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी, मतलब सीक्वेंस कई बार इस टाइप के दे रखे होते हैं, 1/n+1, 1/n+2 अप टू सो ऑन 1/n+n। ठीक है, n टर्म्स है उनको ऐड करके दे रखा है और इसकी लिमिट निकालनी है, तो इस टाइप के सीक्वेंसेस को करने में काम आता है ये। तो आपको क्या करना है? वाह, क्या बोले हो साथ साथ ये हो जाएगा, लेकिन सारे नहीं होते स्क्वीज प्रिंसिपल से। सैंडविच थ्योरम ना,
सारे नहीं होते, देखो उसमें थोड़ा करना मुश्किल होता है, उसमें ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे, मैंने असाइनमेंट पे डाले हुए हैं, आपके लिए सोचना मुश्किल हो जाएगा कई बार कि कैसे करें उससे। हर मेथड को देख के पहली बात तो आपको पता होना चाहिए इस मेथड से हो रहा है या नहीं हो रहा है। 11 क्वेश्चन। हाँ हाँ 9, 10, 11 हाँ हाँ असाइनमेंट में जो 11 क्वेश्चन थे वो उस तरफ क्यों हुआ? हाँ शायद, हाँ स्क्वीज से भी हो जाएंगे। इससे एक बार बताऊंगी मैं इस टाइप के क्वेश्चन, हर मेथड के लिए अलग अलग टाइप के क्वेश्चन बने हैं। ये मेथड कहाँ अप्लाई होगा, जब आप मेथड सीख जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये वाला मेथड कहाँ अप्लाई हो रहा है। ठीक है, अगर स्क्वीज और लिमिट ऑफ सम दोनों अप्लाई हो रहे हैं तो मैं हमेशा क्या करती हूँ, लिमिट ऑफ सम अप्लाई करती हूँ, क्योंकि मुझे ये ज़्यादा ईजी लगता है। स्क्वीज में आपको थोड़ा सोचना पड़ता है कि किस तरीके से बनाए दोनों तरफ सीक्वेंसेस। खैर प्रैक्टिस हो तो अच्छी बात है, बाकी अगर चॉइस है आपके पास तो लिमिट ऑफ सम यूज़ करो। देखो पहले इसका मेथड सीखते हैं तब आपको पता चलेगा। आपको जो भी इस टाइप का सीरीज़ दिया हुआ है, मतलब कुछ अलग अलग टर्म्स हैं उनका सम किया हुआ है, तो ये इनको एक्सप्रेस कर लो इस तरीके से, इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर लो। लिमिट n अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी 1/n मेथड, हाँ यहाँ पे लगा लेते हैं f ऑफ k/n। अब ये क्या है, इसका मतलब, और ये समेशन लगा है k पे। देखो अगर मैं ऊपर वाले को करना चाहूँ इस तरीके से तो मैं कैसे लिखूँगी इसको, लिमिट n अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी। पहले तो इसको मैं एक बार सम अप कर लेती हूँ समेशन में, समेशन k इक्वल टू 1 to n, k इक्वल टू 1 to n चलेगा यहाँ समेशन, k इक्वल टू 1 to n 1/n प्लस k। ठीक है, ऐसे लिखा जा सकता है ना उसको। ठीक है ना, सबको क्लियर हो रहा है, बहुत इजी है ये। 1/n प्लस 1 n प्लस 2 n प्लस k, जो चेंज हो रहा है उस पे आपने समेशन लगा दिया, जो चेंज हो रहा है। यहाँ पे 1 चेंज हुआ, फिर 2 चेंज हुआ, फिर n चेंज हुआ, इस तरह से। अब 1/n एक बार आप कॉमन ले लो, इसमें से 1/n कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ से देखो 1/n कॉमन लो तो ये बन गया समेशन। अब देखो n समेशन से बाहर आ जाएगा क्योंकि समेशन k पे चल रहा है, n पे नहीं चल रहा है, n को कोई मतलब नहीं है समेशन से, तो ये बन गया 1 प्लस k/n। बस आपका बन गया फंक्शन ऑफ k/n। वो बस ये कह रहे हैं कि फंक्शन ऑफ k/n बने, चाहे कुछ भी बने, वो फंक्शन ऑफ k/n बनना चाहिए। स्टेप 1 कंप्लीट विद एग्जाम्पल। सबको क्लियर है? साथ साथ हम एग्जाम्पल भी लेके चल रहे हैं कि कैसे करना है। मैम दोबारा से बताइए। लिमिट n अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी लिया, और उस ऊपर वाली सीक्वेंस को हमें कैसे रिप्रेजेंट करना है, इस तरह से, इस तरीके से रिप्रेजेंट करना है। इस तरीके से रिप्रेजेंट करने के लिए एक तो सीरीज फॉर्म में बनाना पड़ेगा, मतलब n टर्म्स को ऐड करो और उसके आगे समेशन लगा दो, एक छोटी फॉर्म में लिख दो। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, n प्लस 1 n प्लस 2 n प्लस n था, तो मैंने इसको ऐसे लिख लिया 1/n प्लस k, जहाँ पे k इक्वल टू 1 to n वेरी कर रहा है। ये क्लियर है? अगर इसको खोलोगे तो वही बनेगा ना, 1/n प्लस 1 प्लस 1/n प्लस 2 यस मैम प्लस 1/n प्लस 3, इस तरह से बनेगा, और n तक समेशन चलेगा तो ये 1/n प्लस n तक बनेगा। दूसरी बात आपको क्या करनी है, इन्होंने कहा 1/n कॉमन ले लो, तो मैंने 1/n कॉमन ले लिया, मतलब ये जो इस पूरी टर्म में से 1/n बाहर निकाल लिया। इस पूरी टर्म में से निकालने के बाद अंदर क्या बचेगा, अंदर बचा 1 प्लस k/n, वो देखो साइड में छोटा सा लिखा है 1 प्लस k/n। बस इन्होंने कहा था ये जो अंदर बचे ना, ये f ऑफ k/n आना चाहिए, यानी सम फंक्शन ऑफ k/n। तो k/n टाइप का कुछ फंक्शन बन गया ना, बस इतना ही लाना था हमें, बाकी अगला स्टेप बताएगा। इस स्टेप का सिर्फ इतना ही काम है। n कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा, n प्लस k में से n कॉमन लिया है तो 1 प्लस k/n बनेगा ना। बस वो समेशन बीच में आ रहा है, हो सकता है इस वजह से आपको कंफ्यूजन लग रहा हो। ठीक है, इसमें से n कॉमन लेंगे तो यही बनेगा ना, और k पे समेशन लग रहा है तो 1/n अलग लिख दिया बाहर, क्योंकि समेशन से बाहर निकाल सकते हैं n को, n का तो समेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा।
तो ये 1 प्लस के बाय एन बन गया। ठीक है, हाँ मैम। सम फंक्शन ऑफ के बाय एन बनना चाहिए था, चाहे वो कुछ भी बनता, वो मैटर नहीं करता, चाहे अंदर के बाय एन ही बन जाता, समेशन के इक्वल टू 1 to n के बाय एन। अब वो तो आपकी सीक्वेंस पे डिपेंड करेगा ना, ये वाला सीक्वेंस था तो इस टाइप का फंक्शन बना, अंदर कुछ और सीक्वेंस होता तो कुछ और फंक्शन बनता। वो तो अब हम एग्जाम्पल देखेंगे तो और आपको पता चलेगा किस किस टाइप के सीक्वेंस हो सकते हैं। पार्ट नंबर 2 आपसे कह रहा है, स्टेप नंबर 2, कि आपको क्या करना है, 3 काम करने हैं। रिप्लेस करना है समेशन को इंटीग्रल साइन से, दूसरी बात के बाय एन को एक्स से, और 1 बाय एन को डी एक्स से। यानी जहाँ जहाँ समेशन है वहाँ इंटीग्रल लगा दो, के बाय एन की जगह एक्स रख दो, 1 बाय एन की जगह डी एक्स रख दो। करो ऊपर वाले एग्जाम्पल में ये आया था ना हमारा, मैं इसको रब कर देती हूँ फालतू जो लिखा हुआ है। अब उसमें करेंगे ऐसा तो क्या होगा, और एक और बात होगी यहाँ पे, इस कंप्लीट को करेंगे, लिमिट एन अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी, और जो ये समेशन है इस कंप्लीट को हमें इंटीग्रल से चेंज करना है। तो यहाँ क्या बन जाएगा, मैं इसमें वही काम करके देख रही हूँ, देखो क्या बनेगा, इंटीग्रल 1 बाय एन। अब 1 बाय एन को डी एक्स से रिप्लेस करना है तो डी एक्स से कर दिया इस 1 बाय एन को। ठीक है, समेशन पहले ही हट गया, 1 बाय 1 प्लस के बाय एन, 1 बाय 1 प्लस के बाय एन। के बाय एन को किससे रिप्लेस करना है, एक्स से। अब क्या आप इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं, लेकिन इंटीग्रेशन करने के लिए फाइनाइट वैल्यू चाहिए, तो लिमिट्स का पता करना है अभी हमें। तीसरे स्टेप हमें क्या बताती है, लिमिट्स कैसे निकलेंगी। स्टेप 3 में हमें क्या करना है, लिमिट्स निकालनी है। तो लोअर लिमिट के लिए हमें क्या करना है, लोअर लिमिट कैसे निकलेगी इस इंटीग्रल की, ए और बी अगर मान लो लोअर और अपर लिमिट है, तो ए कैसे निकलेगी, 1 बाय एन लिमिट एन अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी, एक सेकेंड सॉरी, लिमिट एन अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी 1 बाय एन, और समेशन कहाँ से स्टार्ट हो रहा था वो वाला नंबर यहाँ पे लिखना है। समेशन कहाँ से स्टार्ट हो रहा था आपकी इस सीरीज में, 1 से स्टार्ट हो रहा था, हर जगह 1 से स्टार्ट था समेशन, तो मुझे यहाँ पे क्या रखना है, 1। और अब इस लिमिट को सॉल्व करना है। अपर लिमिट में क्या करना है, लिमिट एन अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी, समेशन जहाँ पे ख़त्म हो रहा था 1 बाय एन ऐसे मल्टीप्लाई में रखना है, और समेशन जहाँ पे ख़त्म हो रहा था, एन पे ख़त्म हो रहा था, उसको यहाँ पे रखना है और इसकी लिमिट निकालनी है। देखो पहला वाला क्या आएगा, ये कंप्लीट 1 बाय एन बन जाएगा तो इसकी लिमिट 0, और ये कंप्लीट n बाय एन यानी 1 बन जाएगा तो इसकी लिमिट 1। तो इंटीग्रेशन आपको कौन सा सॉल्व करना है, a to b यानी 0 to 1। तो इंटीग्रेशन आपका ऐसे सॉल्व होगा, 0 to 1 1 बाय 1 प्लस एक्स। निकाल के आंसर बताओ। log 2। ठीक है, बहुत ही बेसिक सा इंटीग्रेशन था। क्या करना था, ln लिख दूं या नेचुरल लॉग लिख दूं, नेचुरल लॉग ही मान के चलते हैं हम इसको। इंटीग्रेशन ऑफ ln ऑफ मॉड 1 प्लस एक्स 0 से 1 में, तो ये क्या बन जाएगा, ln ऑफ मॉड 2 माइनस ln ऑफ मॉड 1 विच इज़ इक्वल टू ln ऑफ 2। ये तो 0 ही आ जाएगा, तो ln 2 आपका आंसर आ जाएगा। या log 2 भी लिख सकते हैं आप, कई जगह log 2 भी लिखा मिलेगा, या इसको ऐसे लिख दो log e to the base 2। तो ये आपका आंसर है उस क्वेश्चन का। ठीक है,
एक और क्वेश्चन करना है इसमें या आगे बढ़े? हाँ मैम दीजिए। क्या एक और दूं? मैम तो ये सीक्वेंस log 2 पर कन्वर्ट करेगी। हाँ, ये सीक्वेंस log 2 पे कन्वर्ज करेगी। जो इंटीग्रल की वैल्यू आएगी उसी पे सीक्वेंस कन्वर्ज कर रही है। ठीक है, मुझे लगता है स्क्वीज से निकालना तो मुश्किल था ऐसे। मैम फिर स्क्वीज से तो अलग आ रही थी ये। स्क्वीज से एग्जैक्ट आ रही थी। स्क्वीज से कई बार ये हो जाता है, दो लिमिट्स के बीच में आ जाती है, जैसे 0 और 1 के बीच में आ गई, कुछ इस तरह से आ जाता है। निकाल के बताना मुझे। एग्जैक्ट थी मैम। एग्जैक्ट क्या आ रही थी? n/n+n, या तो कुछ चेंज होगा क्वेश्चन में, या 1/n+1/n+1 इस टाइप का होगा जो मैंने दिया होगा। आएगा तो दोनों से सेम ही आएगा, अलग तो आएगा नहीं। जहाँ कर रखा हो एक बार भेजना, मैं भी इसको ट्राई करूँगी। अभी टाइम नहीं है, अभी हमें बहुत कुछ करना है। और भी किसी ने किया था स्क्वीज से? ये करो फिर मैं देखती हूँ उसको। ठीक है, लिमिट ऑफ सम से करोगे या कैसे करोगे, जैसे अच्छा लगे वैसे करो। सीकेंड स्क्वायर 1/n², और अच्छे से दिमाग लगा के करना। 2/n², सीकेंड स्क्वायर 2/n², नहीं, हाँ 4/n² आएगा। बस डॉट 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 n/n², सीकेंड स्क्वायर 1, फाइंड आउट। सीकेंड स्क्वायर का आगे हो सकता है आपको इंटीग्रेशन करना पड़े। सीकेंड स्क्वायर का इंटीग्रेशन आप सबको पता होना चाहिए। हाँ, एक तो मैंने चेक कर लिया, एग्जैक्ट आंसर नहीं आ रहा। 1/2 से 1 के बीच में आ रहा है इसका आंसर। आपने या तो कोई और क्वेश्चन किया या इसको किया होगा, तो गलत तरीके से किया होगा।
मैम आंसर कितना है? मैम आंसर कितना है? टेंजेंट 1/2, 1/2 ऑफ टेंजेंट 1, मतलब ये है आंसर। हाँ हाफ मैम हो गया। टेंजेंट 1। किसी को ऐसा तो नहीं सीकेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन ना आ रहा हो इसलिए अटक रहा हो? मैम असाइनमेंट कल डिस्कस होगा ना? हाँ, असाइनमेंट 5 डिस्कस होगा, कल तक कंप्लीट कर लेना सब लोग। मैं एक और असाइनमेंट बनाऊंगी जिसमें एमसीक्यू टाइप आंसर होंगे, थोड़ा एग्ज़ाम ओरिएंटेड हो जाए। उसमें थोड़े से पॉइंट्स है टोपोलॉजी के भी क्वेश्चन डालूंगी, उसको अपना साथ साथ करते रहना, 2-3 दिन में कर लेना। कहाँ पे अटक रहे हो तुम, आप लोग बताओ मुझे, मैं थोड़ी हेल्प करूं। डायरेक्ट आंसर दे देने से फिर आपका होगा नहीं ना। किसको कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आ रही है? क्या आप ऐसे रिप्रेजेंट कर पा रहे हो इसको? पहले तो मैंने कहा कि सीरीज फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लो। सबसे पहला स्टेप क्या है? एक छोटी फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लो, समेशन फॉर्म में, सीरीज फॉर्म में। तो ये क्या बन जाएगा? सीकेंट स्क्वायर 1/n स्क्वायर। अब 1/n स्क्वायर है, फिर 4/n स्क्वायर है, और फिर लास्ट में देखो सीकेंट स्क्वायर बन दिया। ये किसको समझ में आया है क्या क्या है? सीकेंट स्क्वायर के अंदर क्या दे रखा है उन्होंने, ये समझ में आया? 1 के बाद 4, 4 के बाद अब नेक्स्ट लिखना चाहते हो वो भी लिख लो। 9 आएगा, 9/n स्क्वायर समथिंग। देखो ये सब स्क्वायर नहीं बन रहा। सीकेंट स्क्वायर 1 को आप क्या लिख सकते हो? निर्माल्य आपका हुआ? मेरा सिस्टम डाउन हो गया था। सिस्टम डाउन हो गया था, अच्छा। देखो मैं ये बताना चाहती हूँ, लास्ट टर्म को ऑब्जर्व करो, फर्स्ट और सेकंड टर्म को ऑब्जर्व करो। पहले तो यहाँ ऑब्जर्वेशन लो कि ये यहाँ सीकेंट स्क्वायर के अंदर आना क्या चाहिए, जनरल टर्म है क्या। पहला क्या रखा है 1/n स्क्वायर, दूसरा क्या रखा है 4/n स्क्वायर, लास्ट में जाके 1 बोल दिया। लास्ट टर्म nth टर्म है, पहली टर्म फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म और ये वाली टर्म सेकंड टर्म है। लास्ट टर्म 1 बोल दी। 1 क्या मतलब nth टर्म है, तो नीचे n स्क्वायर आएगा, समथिंग बाय n स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो क्या बाय n स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आएगा? n स्क्वायर बाय n स्क्वायर इज इक्वल टू 1 ही तो आएगा। ये आप हर क्वेश्चन में डायरेक्ट नहीं बोला जाएगा कि यहाँ सीकेंट स्क्वायर n स्क्वायर बाय n स्क्वायर लिख के दे दे, इतना डायरेक्ट नहीं दिया जाएगा कहीं भी, ठीक है। इन्होंने क्या किया, n स्क्वायर बाय n स्क्वायर था, n स्क्वायर से n स्क्वायर काट के सीधे सीकेंट स्क्वायर 1 लिख दिया। ये असाइनमेंट का ही क्वेश्चन है, अभी आपका हो जाएगा। तो असल में हो क्या रहा है, हम क्या कर रहे हैं, k बाय n और उसका होल स्क्वायर ले रहे हैं। जहाँ k इक्वल टू 1 है, देखो 1/n स्क्वायर आ रहा है, k इक्वल टू 2 रखोगे 2/n का होल स्क्वायर यानी 4/n स्क्वायर आ रहा है। लास्ट n के लिए रखोगे n/n का होल स्क्वायर यानी n स्क्वायर बाय n स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1। यहाँ तक सबको क्लियर है तो आगे बढ़ें। इसके बाद कुछ बचा ही नहीं क्वेश्चन में। इस तरीके से थोड़ा सा घुमा के दिया जाता है क्वेश्चन, डायरेक्ट नहीं दिया जाता। अब सेकंड स्टेप में हमें क्या करना है, इन सबको चेंज करना है, इंटीग्रल और वगैरह वगैरह। एक बार मैं कोने में क्या करती हूँ, लिमिट्स भी निकाल लेती हूँ, a निकाल लेती हूँ और b निकाल लेती हूँ, इंटीग्रेशन की अपर और लोअर लिमिट। a यहाँ से क्या बन जाएगा, समेशन स्टार्ट्स फ्रॉम 1, तो मुझे निकालना है लिमिट n अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी। 1/n तो सब में करना ही है, 1/n तो आएगा ही, साथ में मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट लिमिट, मतलब k की वैल्यू जहाँ से स्टार्ट हो रही है, लिमिट अप्लाई करेंगे 1/n पे 0 आ जाएगी a की वैल्यू। b के लिए सिमिलरली करेंगे, लिमिट n अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी 1/n। कहाँ पे एंड हो रहा है, समेशन n पे एंड हो रहा है, तो यहाँ पे लिखना है जहाँ पे समेशन एंड हो रहा है।
तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1। ठीक है, a0 b1 बन गया आपका। ठीक है, इंटीग्रेशन लगा दिया लिमिट और सम की जगह, और इंटीग्रेशन की लिमिट्स निकालनी 0 से 1। k बाय n आ रहा है, k बाय n को किस से रिप्लेस करना होता है बताओ जल्दी से। x से x से। और ये क्या साथ में सीकेंट स्क्वायर x स्क्वायर यानी x का स्क्वायर है, और dx। यहाँ पे एक कमी है, एक कमी मैंने क्या कर दी है, यहाँ पे एक गड़बड़ कर दी है। मुझे k बाय n स्क्वायर लिखना चाहिए था, क्योंकि देखो 1 बाय n स्क्वायर है, 2 बाय n स्क्वायर है, इस तरीके से है। तो एक 1 बाय n निकाल के आपको बाहर कर लेना है। एक 1 बाय n आप निकाल के बाहर करोगे वो dx का काम कर जाएगा, क्योंकि 1 बाय n वॉज रिप्लेस्ड बाय dx। अब इसका इंटीग्रेशन करना किस किस को मुश्किल लग रहा है? यहाँ तक पहुँचा था कोई? अच्छा, मतलब नहीं पहुँचे। देखो यहाँ पे एक काम करो, हिंट सामने ही पड़ा है, x स्क्वायर को t पुट कर लोगे तो ये वाला हाँ x, ये वाला x एडजस्ट हो जाएगा। x स्क्वायर को t पुट करो, 2x dx dt आ जाएगा। x dx की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? dt बाई 2। बस अपना काम कर दो। अब 0 और 1 ही रहेंगी लिमिट, क्योंकि x स्क्वायर इज इक्वल टू t कुछ फर्क डालेगा नहीं, अपना चेंज करते रहो। x dx की जगह dt बाई 2, 1/2 मैं बाहर लिख लेती हूँ, सीकेंट स्क्वायर t। अब सीकेंट स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है? टेंजेंट x, टेंजेंट t आ जाएगा। 0 से 1 आपको लिमिट अप्लाई करनी है, ये बन जाएगा हाफ ऑफ टेंजेंट 1 माइनस टेंजेंट 0। टेंजेंट 1 रेडियन की बात की गई है, एज इट इज रहेगा हाफ ऑफ टेंजेंट 1। टेंजेंट 0 0 ही होता है। ठीक है, तो ये आ गया आपका आंसर। अब बढ़े आगे। किसी को कहीं डाउट तो नहीं रहेगा? यस मैम। ओके, तो ऐसे दिमाग लगाना होता है। पहले तो क्वेश्चन को समझो कि वो घुमा फिरा के आपसे पूछना क्या चाह रहा है। अगर इंटीग्रेशन आता था आपको इस क्वेश्चन में और उसने कहाँ पे घुमाया वो आपको समझ में आ गया, तो बस क्वेश्चन में कुछ था ही नहीं, कुछ भी नहीं था, बहुत सिंपल था। चलो, एक क्वेश्चन की बजाय हम ये करते हैं, एक बहुत 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 इम्पॉर्टेंट लिमिट है जो आपके थ्रू आउट जितना भी आगे आप मैथ्स पढ़ेंगे यूज़ होगी, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और सबसे ज़्यादा यूज़ होती है। एक मैंने आपको बताई थी 1⁻∞ फॉर्म। इसको सॉल्व करा कैसे जाता है, वो वाली लिमिट आज हम देखेंगे। 1⁻∞ फॉर्म क्या थी? इनडिटर्मिनेट थी ये फॉर्म। तो अगर ये फॉर्म बन जाए तो हमें कैसे सॉल्व करना है वो हम देखते हैं। पहले फॉर्मूला देख लेते हैं, फिर मैं इसका आइडिया देती हूँ कि बनी कैसे। अगर आपके पास कोई दो फंक्शंस हैं, लिमिट एन अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी fn इज इक्वल्स टू लिमिट एन अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी gn, दोनों इन्फिनिटी पे जा रहे हैं। तो अगर आपसे ये लिमिट पूछी गई है, लिमिट एन अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी 1 + 1/fn रेज़ टू पावर gn। अब ये किस फॉर्म की बनेगी? जब आप इस पे लिमिट अप्लाई करेंगे 1/fn किस पे जाएगा? 0 पे, क्योंकि fn इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। तो ये 1 + 0 रेज़्ड टू पावर इन्फिनिटी, क्योंकि gn इन्फिनिटी पे जा रहा है, इस टाइप की, यानी 1 + 1⁻∞ फॉर्म बन जाएगी। एग्जैक्टली 1⁻∞ नहीं बनेगी। मैम वॉइस नहीं आ रही आपकी। वॉइस नहीं आ रही? किसी को नहीं आ रही? हेलो, आ रही है मैम। अच्छा, ठीक है। ये आपने क्या शेयर किया हुआ है निर्माल्या इसमें चैट में? वॉइस नहीं आ रही आपकी। एक बार कोई टाइप करके बता दो रचना को, अगर मेरी आवाज़ ठीक आ रही है सबको तो रचना को बता दो, रीजॉइन कर ले। कर दिया टाइप?
मैं ही कर देती हूँ, किसी ने किया ही नहीं। मैम मेरे सिस्टम में थोड़ा गड़बड़ी चल रही है। अच्छा अच्छा, कुछ हुआ ही नहीं। कुछ हुआ ही नहीं मतलब कुछ समझ में ही नहीं आया। ठीक है, लीव कर दिया रचना ने, रीजॉइन कर लेगी। या तो एक बार ग्रुप में मैसेज डाल दो जाके कि रीजॉइन कर ले, उसको या तो समझ में नहीं आएगा। आ गई, अब आ रही है आवाज रचना? हाँ, वो आपको ही नहीं आ रही थी, बाकी सबको आ रही थी। तो हमने क्या कहा, मैं एक बार फटाफट बता देती हूँ अगर किसी का रह गया तो। अगर एफ एन इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है और जी एन भी इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है एज एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, तो अगर हमें ये लिमिट निकालने को बोला गया है, लिमिट दी गई है लिमिट एन अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी 1 + 1 बाय एफ एन इंटू जी एन। अब ये फॉर्म कौन सी बनेगी, पहले इसको देखते हैं। एफ एन इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो 1 + 1 बाय एफ एन 1 + 0 को अप्रोच करेगा और रेज टू पावर जी एन है विच इज इन्फिनिटी, तो 1 रेज टू पावर इन्फिनिटी फॉर्म बनेगी। और हमने जब इनडिटर्मिनेट फॉर्म पढ़ी थी तब देखा था 1 रेज टू पावर इन्फिनिटी फॉर्म एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, तो जिस वजह से ये एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ गई। तो इसको सॉल्व डायरेक्ट तो किया नहीं जा सकता, तो इसके लिए फॉर्मूला बनाया गया है, वो फॉर्मूला लिख लो, फिर मैं आइडिया दे देती हूँ कैसे बनाया गया है ये फॉर्मूला। ये फॉर्मूला होता है ई रेज टू पावर, ये बनती है लिमिट एन अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी, ई रेज टू पावर, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, ई रेज टू पावर लिमिट एन अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी एफ एन बाय जी एन। मतलब एफ एन बाय जी एन करो, नहीं सॉरी जी एन बाय एफ एन है, क्योंकि जी एन ऊपर है ना, मैंने गलती से उल्टा लिख दिया, एक तो रब नहीं होता। जी ऑफ एन बाय एफ ऑफ एन, ये अब ये फॉर्म आपका कुछ ना कुछ फाइनाइट क्वांटिटी या इनफाइनाइट क्वांटिटी दे देती है, तो इस तरीके से आप सॉल्व कर लेते हैं। मैंने आपको ये भी बताया था लिमिट एन अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी निकालते हो जब आप 1 + 1 बाय एन रेज टू पावर एन, तो ये क्या आती है 1 रेज टू इन्फिनिटी फॉर्म टाइप की आती है, 1 रेज टू इन्फिनिटी फॉर्म बनती है ना। तो इसको सॉल्व करेंगे कैसे, उसी तरीके से सॉल्व करते हैं। ई रेज टू पावर लिमिट एन अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी जी एन बाय एफ एन, जी एन क्या है एन, एफ एन क्या है, 1 रेज टू पावर इन्फिनिटी के लिए एप्लीकेबल होगा। हाँ, ये सिर्फ 1 रेज टू पावर इन्फिनिटी के लिए एप्लीकेबल है ये थ्योरम। अब ये थ्योरम बनी कैसे, एक बार उसको भी देख लेते हैं, फिर हम एग्जांपल्स देखेंगे। तो यहाँ से हमें पता चला ये ई पे कन्वर्ज करती है, तो ये आई कैसे, ये ई पे कैसे कन्वर्ज किया, ये बात है। उससे पहले एक और बात बताओ मुझे, ये मैं आपसे पूछ रही हूँ कि लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 रेज टू पावर एन क्या आएगा, इसका आंसर क्या होगा? क्या ये 1 रेज टू इन्फिनिटी फॉर्म है या कुछ और है? हाँ मैम, मॉडरेट टू इन्फिनिटी फॉर्म है। मैम ये तो 1 = 1 इन्फिनिटी फॉर्म नहीं है। एग्जैक्टली, ये तो सीक्वेंस है मैम। हाँ 1 to the power 1 to the power 2 1 to the power 3 ऐसे सीक्वेंस है। हाँ, इसको आप सीक्वेंस की तरह भी देख सकते हो। दूसरी बात यहाँ पे ये देखो, डिफरेंस जानना जरूरी है। 1 रेज टू इन्फिनिटी फॉर्म का मतलब क्या है? 1 रेज टू इन्फिनिटी फॉर्म का मतलब है जो ये 1 है, आपकी क्वांटिटी इस 1 को अप्रोच कर रही है, एग्जैक्टली इक्वल टू 1 नहीं है, ठीक है। और जो आपकी पावर में इन्फिनिटी है उसको आपकी क्वांटिटी इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही है, मतलब नीचे वाली क्वांटिटी 1 को अप्रोच कर रही है, एग्जैक्टली इक्वल टू 1 नहीं है। अब देखो ऊपर वाली पे आओ, 1 + 1 बाय एन, ये कभी भी 1 + 1 बाय एन क्या कभी भी इक्वल टू 1 बनेगा? सोचने वाली बात है। 1 + 1 बाय एन इक्वल टू 1 कब बनेगा? कभी नहीं। ये बहुत छोटा हो जाएगा ये क्वांटिटी एज एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ये 0 को अप्रोच करेगा, पर ये पूरी क्वांटिटी कभी इक्वल टू 1 नहीं बनेगी, क्योंकि ये इक्वल टू 0 कभी नहीं आएगा। लिमिटिंग वैल्यू और एग्जैक्ट वैल्यू में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए।
और यहाँ पे जो हम कर रहे हैं, जो मैंने आपसे पूछा सवाल, इसमें 1 एग्जैक्ट है, ठीक है। एग्जैक्ट 1 को आपने इनफाइनाइट टाइम्स मल्टीप्लाई किया है, 1 इंटू 1 इंटू 1। अब 1 को आप कितनी भी टाइम्स मल्टीप्लाई कर लो, आप जानते हो आंसर 1 ही आएगा। ये तो हम बचपन से पढ़ते आए हैं। लेकिन 1 प्लस 1/n और इसमें क्या डिफरेंस है? इसमें जब आप लिमिट एन अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी लगाते हो तो प्रॉब्लम ये आती है, इन्फिनिटी पे जाने के बाद भी ये क्वांटिटी कभी इक्वल टू 0 तो बनती नहीं है। तो ये 1 प्लस एप्सिलन, वेयर एप्सिलन इज वेरी स्मॉल क्वांटिटी होती है, रेज टू पावर n बनती है। समझ गए ना? 1/n एज एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, एप्सिलन एक बहुत छोटा पॉजिटिव नंबर आएगा। अब वो जब आप उस बहुत छोटे पॉजिटिव नंबर को ऐड करेंगे तो समथिंग 1.0000000000 पता नहीं कितने इनफाइनाइट टाइम्स जाके 0000 करके कहीं जाके 1 होगा, और उसकी पावर आप इन्फिनिटी जैसा एक बड़ा नंबर रेज कर देंगे तो ये क्वांटिटी, इसमें जब एक बहुत बड़ा नंबर पावर रेज कर देंगे, यानी इसको इनफाइनाइट टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्वांटिटी बढ़ने की उम्मीद होती है, तभी ये क्वांटिटी बढ़ के ई आती है। नहीं तो इसका आंसर 1 ही ना आ जाए डायरेक्ट। 1 पॉइंट समथिंग समथिंग समथिंग, इसको इनफाइनाइट टाइम्स मल्टीप्लाई करते जाते हो तो एक 1 से बड़ी क्वांटिटी आती है इस केस में, जो कि ई होती है। अगर 1 रेज टू इन्फिनिटी और इसमें कोई डिफरेंस ना होता, 1 रेज टू पावर n और 1 रेज टू इन्फिनिटी फॉर्म में, तो हमें ये फॉर्म बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो लिमिटिंग वैल्यूज़ का कंसेप्ट आपको समझना होगा क्लियरली, कि लिमिटिंग वैल्यूज़ के अंदर एग्जैक्ट कहीं नहीं होता। ये नहीं है कि 1 प्लस 1/n कभी एग्जैक्टली इक्वल टू 1 हो जाएगा, ठीक है। अगर इस तरीके से होता तो 0 रेज टू पावर 0 इंटू इन्फिनिटी तो 0 बन जाता, तब क्या दिक्कत थी? 0 इंटू इन्फिनिटी 0 क्यों नहीं बना? ये इनडिटर्मिनेट क्यों बन गई? कभी ये सोचा नहीं? किसी ने सोचा ये कभी भी कि इनडिटर्मिनेट क्यों बनती है? 0 इंटू एनीथिंग तो 0 होता है, इनडिटर्मिनेट क्यों बनती है? ये इनडिटर्मिनेट इसलिए बनती है क्योंकि आप जब 0 इंटू इन्फिनिटी टाइप की फॉर्म निकाल के आ रहे हो लिमिटिंग वैल्यू से, तो ये कभी 0 के इक्वल नहीं है। दिस इज नॉट इक्वल टू 0। एग्जैक्टली कभी 0 के बराबर नहीं होता, कुछ ना कुछ इधर प्लस माइनस रहता है इसमें। उसको आप एक बहुत बड़ी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आंसर में अलग अलग पॉसिबिलिटीज आ जाती हैं। आपको 0 इंटू इन्फिनिटी कई बार 1 भी मिल जाता है, 2 भी मिल जाता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको सोचनी है लिमिटिंग वैल्यूज़ करते टाइम, इसलिए ये सब फॉर्म्स प्रॉब्लम क्रिएट करने लगी आपके लिए। अब देखो मैं इसमें एक आइडिया देती हूँ आपको। अगर 1 रेज टू इन्फिनिटी फॉर्म का आंसर हमने कैसे निकाला, यानी इसकी लिमिटिंग वैल्यू हमने कैसे बनाई? लेट y इज इक्वल्स टू 1 प्लस 1/fn। जितना मैंने आइडिया दिया अभी तक सबको क्लियर है? हाँ मैम। आप उसको एग्जैक्ट लेके चल रहे हैं इसलिए आपको प्रॉब्लम हुई। वो कभी भी एग्जैक्टली इक्वल टू 1 नहीं होगा, ये समझो बस। ये जो 1 प्लस 1/fn है ये 1 के इक्वल नहीं है कभी भी, क्योंकि आप जितना मर्जी n को बड़ा कर लो, 1/fn जितना मर्जी छोटा हो जाए वो कभी 0 के बराबर तो होता नहीं है, बात तो हम जानते ही हैं। सो दिस इज द मेन रीज़न। तो दोनों साइड मैंने लॉग लिया तो क्या बनेगा? log y इज इक्वल टू, देखो log लेने से यहाँ पे ये बन जाएगा 1 प्लस 1/fn। अच्छा सॉरी, यहाँ पे आएगा log ऑफ, ठीक है। अब ये कौन सी फॉर्म बनी? अब आप दोनों साइड लिमिट n अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी लगाएंगे तो ये बन गया इन्फिनिटी इंटू 0 फॉर्म, या मैं 0/0 फॉर्म भी लिख सकती हूँ इसको। नीचे लाऊंगी इन्फिनिटी को तो ये 0/0 फॉर्म टाइप की बन जाएगी ना। तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है log ऑफ 1 प्लस 1/fn बाय में gn, ठीक है। अब ये 0/0 फॉर्म बन रही है। बीच में एक और चीज़ होनी चाहिए, 1/g नहीं आएगा मैम।
मैम 1/gn होगा ना। अच्छा अच्छा ठीक है। अब हमें ऊपर नीचे डेरिवेटिव करना पड़ेगा लॉपिताल्स रूल लगाने के लिए, क्योंकि 0/0 फॉर्म बन रही है ना। तो यहाँ पे एग्जैक्ट हो जाए तो बात बन जाए। मैं ये वही सोच रही थी, शायद जनरलाइज करना थोड़ा मुश्किल हो जाए। 1/1 प्लस 1/fn, और ये बन जाएगा f 1/fn का डेरिवेटिव ले रही हूँ। देखो log का तो 1 समथिंग आ गया, 1 दैट, और 1/fn का फिर से डेरिवेटिव करेंगे 1/fn स्क्वायर डिवाइडेड बाय -1/gn स्क्वायर। अब ये क्या बन रहा है? ये बन जाएगा हमारे पास, ये fn से ये fn कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल कर देती हूँ मैं एक बार, और यहाँ f डैश n भी आएगा और g डैश n भी आएगा। 1 प्लस fn f डैश n डिवाइडेड बाय g डैश n बाय g n स्क्वायर। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड ही आ रहा है, देखना पड़ेगा इसको। बाकी 1 + 1/n के लिए करके देख लो, इसको मुझे देखना पड़ेगा फिर। इसके लिए तो बहुत सिंपल है, अगर आपको ये लिमिट निकालनी है तो y के बराबर ले लो इसको। यहाँ पे हमें पता है ना हमें किस चीज़ का डेरिवेटिव करना है, वहाँ पे हमें ये नहीं पता डेरिवेटिव किस चीज़ का करना है। तो थोड़ा सा मैं एक बार करके देखूँगी उसको। तो टेकिंग लॉग बोथ साइड्स कर दूँगी, log y = log ऑफ दिस थिंग। अब ये पावर रेस टू n है, ये आगे आ जाएगा, log की प्रॉपर्टी होती है, तो ये n log बन जाएगा। अब ये n नीचे आ जाएगा, नीचे आके 1/n बनेगा। शॉर्ट में लिख रही हूँ, हम ऊपर ये काम कर चुके हैं। हमें निकालना है लिमिट n अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी। जब लिमिट n अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी आप ऊपर नीचे लगाएंगे तो ये 0/0 फॉर्म बन रही है। ठीक है, ये 0/0 फॉर्म है। ऊपर लिमिट लगा लो, लिमिट। ठीक है, तो डेरिवेटिव करना पड़ेगा लॉपिताल्स रूल। तो 1/1 + 1/n माइनस 1/n स्क्वायर डिवाइडेड बाय -1/n स्क्वायर। ये और ये कैंसिल हो जाएंगे। लिमिट n अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी log y। हमें निकालनी है y की वैल्यू, हमें एक्चुअली ये निकालना है log ऑफ। देखो इसको ऐसे कन्वर्ट किया जा सकता है, कॉन्टिन्यूस फंक्शंस जब होते हैं ना तो लिमिट और फंक्शन इंटरचेंज हो जाते हैं। तो ये log लिमिट n अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी ऑफ y ऐसे लिखा जा सकता है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमें पता है ये 1 देगा हमें। इस पे लिमिट अप्लाई करोगे 1/1 + 1/∞ टाइप का, तो ये 1 देगा। यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, लिमिट n अप्रोचिंग टू y = log उधर जाएगा तो e⁻⁴ बन जाएगा, e⁻⁴ 1। तो ये आंसर आ जाएगा हमारा। इस तरीके